नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीना स्वदेश। मैं हूं अनीता। ये रुख करते हैं खबरों का और सबसे पहले बड़ी खबर। जी हां, ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर मुहर लग गई है। जी हां, एबी कैपिटल का 1750 करोड़ का क्यूआईपी लॉन्च हो गया है। आदित्य बिरला कैपिटल बोर्ड ने इसकी मंजूरी दे दी है। 170 से 174 रुपए प्रति शेयर की दर से क्यूआईपी को मंजूरी दी गई है। कंपनी इस साल प्रेफरेंशियल से 1250 करोड़ जुटाए थे कंपनी ने, और हमारी सहयोगी शेरिल डिसूजा ने आज ही आपको ये खबर दी थी, जिस पर अब मुहर लग गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर खुद जुड़ गई है शेरिल। शेरिल, आपने आज ये खबर दी थी और इस खबर पर आज मुहर लग गई है। इस वक्त की बड़ी खबर। जी अनीता, थैंक यू सो मच। अगर आप देखें, ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर मुहर लग चुकी है। एबी कैपिटल ने अपना जो क्यूआईपी हमने कहा था ये हफ्ते लॉन्च करेंगे। उन्होंने अपना क्यूआईपी लॉन्च कर दिया है। उन्होंने जो फ्लोर प्राइस सेट किया है वो 175.99 रुपीज पर शेयर के दर पर किया है। अगर आप और डिटेल्स देखेंगे तो एजेंसीज के पास टर्म शीट है ये क्यूआईपी का। उन्होंने उसमें लिखा है कि जो क्यूआईपी का प्राइस रेंज रहेगा वो 170 से 174 के रेंज में रहेगा। और हम जानते हैं कि मई में बोर्ड को अप्रूवल मिला था 3000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए। उन्होंने ऑलरेडी प्रेफरेंशियल कर दिया है 1250 करोड़ का, और ये इस बार वो क्यूआईपी कर रहे हैं 1750 करोड़ की। और ये डेफिनेटली ईटी नाउ स्वदेश के खबर पे मोहर है। शेरिल, तो ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर ये मुहर है। अगर देखा जाए मार्केट के लिहाज से तो कितनी बड़ी खबर? हमें पता है कि विशाखा मूल्य जब ज्वाइन की, उन्होंने टेक ओवर किया था एबी कैपिटल का, उसके बाद बहुत सारा इन्वेस्टर इंटरेस्ट आ चुका था ये कंपनी में। दे आर एक्सपेक्टिंग अ टर्न अराउंड इन एबी कैपिटल, और दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई। और ये एक रूट है टू स्ट्रेंथन द कंपनी बिजनेसेस। अगर आप प्राइस रेंज देखेंगे जो उन्होंने सेट किया है 170 और 174 इज approximately 2.9 और 6.2% डिस्काउंट टू द टुडेज क्लोजिंग प्राइस। पर ये बहुत बड़ी खबर है एबी कैपिटल के नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ के लिए। बड़ी खबर है और ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर मुहर भी है, जैसा कि शेरिल ने दिन में इसकी जानकारी दी थी और शाम होते होते देखिए इस पर मुहर लग गई है। और एक बार फिर से बता दें, 1750 करोड़ का क्यूआईपी लॉन्च हो गया और साथ ही 170 से 174 रुपए प्रति शेयर की दर से क्यूआईपी को मंजूरी दी गई है। शुक्रिया शेरिल इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी डीईआरसी ने दिल्ली वासियों को महंगे पावर टैरिफ का झटका दिया है। डीईआरसी ने डिस्कॉम की उस अपील को मान लिया है जिसमें लागत कीमतों को आधार बनाकर बिजली की दरें निर्धारित करने की बात कही गई थी। इस फैसले से दिल्ली में बिजली करीब 10% तक महंगी हो जाएगी। पूरी खबर दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, क्या खबर है? अब दिल्ली वालों को फिर से महंगी बिजली मिलने वाली है इस खबर के बाद। देखिए, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने डिस्कॉम्स के उस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है जिसके हिसाब से डिस्कॉम्स ने ये मांग की थी कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उन्हें कॉस्ट रिफ्लेक्टिव पावर टैरिफ निर्धारित करने की इजाज़त दी जाए। उनके प्रस्ताव को मानते हुए डीईआरसी ने इजाज़त दे दी है कि दिल्ली में जो पावर की कीमतें हैं वो 10% तक जो है वो बढ़ सकती हैं। इसका मतलब ये है कि जो मंजूरी मिली है उसके हिसाब से बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड के जो कंज्यूमर हैं वहाँ पर जो पावर टैरिफ है वो 9.42% की बढ़ोतरी होगी जो मौजूदा रेट्स है उसके ऊपर। साथ ही साथ बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड के जो कंज्यूमर हैं उनके लिए जो पावर की टैरिफ है उसमें 6.39% की बढ़ोतरी होगी। और वैसे कंज्यूमर जो एनडीएमसी एरिया में रह रहे हैं उन्हें 2% एक्स्ट्रा पावर टैरिफ जो है वो देना पड़ेगा। तो ये अगर आप देखें तो पिछले 9 सालों में ये पहली बढ़ोतरी पावर टैरिफ में होने जा रही है दिल्ली के अंदर। और डिस्कॉम्स ने दरअसल ह्यूज रेवेन्यू गैप की वजह से डीईआरसी से अप्रोच किया था कि उन्हें कॉस्ट रिफ्लेक्टिव पावर टैरिफ निर्धारित की जाए। और अगर आप रेवेन्यू गैप नज़र डालें तो वो करीब 3000 करोड़ रुपए के आसपास है। हालांकि इस मसले पर जो पॉलिटिकल ब्लेम गेम है उसकी भी शुरुआत हो गई है। दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट जारी किया है और ये कहा है कि हालांकि इस फैसले से
ज़्यादातर कंज्यूमर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, और खासकर वैसे कंज्यूमर जो 200 फ्री यूनिट का फ़ायदा उठा रहे हैं उन्हें तो कोई भी इसका असर उनके ऊपर नहीं होने जा रहा है, उन्हें कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन वैसे कंज्यूमर जो कि दूसरे कंज्यूमर हैं और जिन्हें फ्री यूनिट का फ्री बिजली का फ़ायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें 8% एक्स्ट्रा सरचार्ज जो है वो देना पड़ेगा। इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि ये जो फैसला आया है इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है, क्योंकि कोल की जो कीमतें हैं उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और उसकी वजह से जो पावर कॉस्ट है वो बढ़ गया है, और इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। क्योंकि अगर कोल का प्रोडक्शन सफिशिएंट मात्रा में है, माइंस की कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर कोल की कीमतों में क्यों बढ़ोतरी की गई, जिसकी वजह से जो पावर टैरिफ है वो बढ़ाना पड़ा। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ये इस बात के प्रयास किए हैं कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डाल दिया जाए। लेकिन बहरहाल फैक्ट ये है कि DERC ने डिस्कॉम्स के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके हिसाब से दिल्ली में जो पावर टैरिफ है उसमें 10% की बढ़ोतरी हो सकती है। बिल्कुल प्रकाश, तो एक बार फिर से दिल्ली सरकार ने गेंद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पाले में डाल दी है, यानी बिजली महंगी होने वाली है। लेकिन अब ये कहना है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से हो रही है, लेकिन ये सरकार ही आई थी, दिल्ली वालों ने सरकार को ही चुना था क्योंकि वादा किया गया था सस्ती बिजली देने का। लेकिन अगर अब महंगी हो रही है बिजली, तो देखना होगा कि आम जनता जो दिल्ली की है वो इस पर कैसे रिएक्ट करती है, किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आती है, भले ही सियासत कुछ भी हो। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल की सलाह पर सरकार ने रेरा नियमों को मजबूत किया है। नए नियमों से घर खरीदारों को प्रोजेक्ट में होने वाली देरी और अनियमितताओं के खिलाफ ज्यादा सुरक्षा मिलेगी। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। जी प्रकाश, बताएं। देखिए, रेरा की जो सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल है वो तमाम ऐसे विकल्पों पर विचार कर रहा है ताकि वैसे प्रोजेक्ट्स जो कि रेरा के गठन के बाद लॉन्च हुए हैं उनको समय पर है, जो मॉडल AFS है उसी हिसाब से उसको अपने जो एग्रीमेंट है वो तैयार करने होंगे। अगर ऐसा होता है तो इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि ऐसे प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा, या फिर जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो रजिस्ट्रेशन के वक्त ही जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट है उसकी ऑडिटिंग करेगा। इसके अलावा जहां तक ऐसे प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग का सवाल है, इस पर यह फैसला हुआ है कि वैसे प्रोजेक्ट जहां पर डेवलपर जो है क्वार्टरली कंस्ट्रक्शन रिपोर्ट फाइल नहीं करता है, वैसे मामले में जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको मजबूत बनाया जाएगा। डेवलपर के अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा अगर वो कंस्ट्रक्शन प्लान के हिसाब से आगे नहीं बढ़ता है। इसके बाद साथ ही साथ जो होम बायर्स हैं उनको भी अपडेट किया जाएगा ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। जहां तक एक और मसला है मेंटेनेंस चार्जेस का, खासकर अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में, उसमें यह फैसला हुआ है कि एक सेपरेट कैटेगरी बनाया जाएगा ताकि वैसे बायर जिन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में घर खरीदे हैं उन्हें कोई मेंटेनेंस चार्जेस कम से कम शुरुआती 5 सालों तक देने की ज़रूरत न पड़े। रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है ऐसे मामलों की जांच करेगा कि अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में घर खरीदने के बाद भी क्या ऐसे होम बायर्स को मेंटेनेंस चार्जेस देने पड़ रहे हैं। जी शुक्रिया प्रकाश इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब भारतीय गारमेंट्स और अपैरल इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी खबर। ग्लोबल फैशन ब्रांड्स ने साल के अंत की बिक्री के लिए ऑर्डर देना शुरू कर दिया है। चीन के खिलाफ पश्चिम के देशों में उभर रहा सेंटिमेंट्स और अमेरिका से डिमांड के वापस आने से एक्सपोर्ट को बल मिला है। निर्यातकों के लिए जापान और रूस भी यूक्रेन युद्ध के बाद नए बाजारों के रूप में उभर रहे हैं। हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी ने 69वें भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का जायजा लिया। इसका आज उद्घाटन हुआ। उन्होंने गारमेंट इंडस्ट्री के लिए आई गुड न्यूज के बाद इंडस्ट्री के कुछ दिग्गजों से बात की। भारतीय कपड़ा निर्यातकों के लिए राहत की खबर ये है कि कुल मिलाकर जो मांग है अमेरिकी बाजार से वो काफ़ी सुधरी है। अमेरिकी बाजार में बिग ब्रांड जो हैं वॉलमार्ट और दूसरे ब्रांड, उन सब ने अब ऑर्डर देना शुरू किए हैं क्योंकि वो साल के अंत में लगने वाली सेल्स के लिए अभी से ऑर्डर देना शुरू कर चुके हैं। इसका फ़ायदा ये हुआ है कि पिछले कई महीनों से जो डिमांड में कमी आ रही थी वो अब पूरी होती दिख रही है। नई मार्केट भी तलाशी जा रही हैं जिनमें जापान मुख्य है। रशियन मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट उभर के आ रही है क्योंकि वहाँ पर
सैंक्शंस के बाद कुछ कंपनियां निकल चुकी थी, उसके बाद भारतीय कंपनियां वहां पर जाकर अपनी बढ़त बना रही हैं। ये नई मार्केटों की बात है। पर कुछ बुरी खबर यूके से आ रही है, जहां पर ड्यूटी हटा ली गई है, इंपोर्ट ड्यूटी हटा ली गई है, इसलिए वहां पर कुछ जो निर्यातक हैं वो मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। सब मिलाकर डिमांड आगे जाकर सुधरने ही वाली है। इसका फायदा भारतीय निर्यातकों को होगा। वो ये मानते हैं कि आगे जाकर वो बांग्लादेश से भी मुकाबला कर पाएंगे, जहां पर 10% ड्यूटी की छूट होती है, क्योंकि वो उनके कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इसके लिए वो भारत की सरकार से बातचीत कर रहे हैं। पर अभी जो PLI स्कीम आई है उससे उन्हें काफ़ी फायदा हुआ है। इसलिए भारत के जो निर्यातक हैं कपड़ा और कपड़े उद्योग के, वो काफ़ी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। शुक्रिया सुमित इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। ई कॉमर्स छोटे शहरों तक पहुंच रहा है और इसका असर अगले कुछ सालों में ज्यादा दिखेगा। डिलॉयट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक ऑनलाइन रिटेल भारत में मौजूद संगठित रिटेल से बड़ा होगा, यानी आने वाले सालों में ज्यादातर भारतीय ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक छोटे शहरों में ऑनलाइन रिटेल ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। पूरी डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह। जी अनुराग, बताएं। ई कॉमर्स सेक्टर जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ई कॉमर्स रिटेल जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और डिलॉयट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक जो ई कॉमर्स रिटेल है वो ओवरटेक कर लेगा ऑर्गेनाइज रिटेल को। जो डिलॉयट की रिपोर्ट है उसके मुताबिक कहा गया है कि 2030 तक जो ई कॉमर्स रिटेल है जो अभी करीब $70 बिलियन का है, वो 2030 तक करीब $325 बिलियन का हो जाएगा। और इसी के मुकाबले अगर जो ऑर्गेनाइज रिटेल की बात करें, जिसमें शॉपिंग मॉल और जो सुपरमार्केट शामिल है, वो भी उसका महत्व भी बना रहेगा और वो डबल हो जाएगा और उसकी जो वैल्यू है वो करीब $230 बिलियन की रहेगी। ये रिपोर्ट में बताया गया। इसके अलावा जो छोटे शहर है, टियर 1 टियर 2 सिटीज़, वहाँ पर ज़्यादा विस्तार होगा और जो नई पीढ़ी की जो शॉपिंग का तरीका है वो सोशल कॉमर्स, क्विक कॉमर्स और D2C कॉमर्स है जो नया आकार लेंगे, ये रिपोर्ट में बताया गया है। इसमें एक और चीज़ बताई गई कि जो खरीदारी करने का पैटर्न है वो लोगों का चेंज होगा। जो मिडिल क्लास है वो इवॉल्व होगा और मिडिल क्लास के अंदर करीब 11 करोड़ लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है अगले 6 से 7 सालों में। और जिस तरह से कंपनियों का जो तरीका भी बदलेगा अपने ऑडियंस को कैटर करने का, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बताया गया है कि 2030 तक जो ऑनलाइन रिटेल है, ई कॉमर्स रिटेल है, वो ओवरटेक करेगा संगठित रिटेल को। इसके अलावा जो फूड एंड ग्रोसरी सेगमेंट है वो उसका आकार भी दुगना हो जाएगा। अभी भी देखा है कि जो संगठित रिटेल में फूड एंड ग्रोसरीज का काफ़ी बड़ा महत्व है, लेकिन ई कॉमर्स रिटेल के अंदर भी उसका महत्व बढ़ेगा और ये पूरा सेगमेंट दुगना हो जाएगा। और छोटे शहरों में भी ई कॉमर्स की जो काफ़ी तेज बढ़ोतरी है वो ओवरऑल रिटेल को बढ़ावा देगी, जो रिपोर्ट में बताया गया है। शुक्रिया अनुराग इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। जी एंटरटेनमेंट मामले में द सिक्योरिटी एपेलेट ट्राइब्यूनल ने सुनवाई कल तक के लिए टाल दी है। सेबी के आदेश को चुनौती देने के लिए सुभाष चंद्रा पुनीत गोयनका ने सैट में याचिका दाखिल की थी। मामले की पूरी अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। जी अंकुर, बताएं। जी हाँ, सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका को सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल से किसी भी तरीके की कोई राहत नहीं मिली। मंडे को जो प्रोसीडिंग्स हुई उनमें सुभाष चंद्रा के काउंसिल ने आर्गुमेंट दिए कि चूंकि सेबी ने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास किया है और उनके जो क्लाइंट है उनको तो सुना ही नहीं गया है, इसलिए एक इंटरिम स्टे होना चाहिए और उसके बाद इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सेबी के काउंसिल ने बार बार यही आर्ग्यू किया कि जो जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं जो सेबी ने प्रिलिमिनरी जांच में पाए हैं वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं। इनफैक्ट ये सारे ट्रांजैक्शन तब हुए हैं जब एमडी और सीईओ ऑफ कंपनी, जो कि रिलेटेड पार्टी कंपनी में भी कई जगह वहां पर उनकी की मैनेजरियल पोजीशन है, तो उनके रहते हुए ये जो सारा सर्कस ऑफ जो ट्रेडिंग था, मतलब एक कंपनी से दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी में ये पैसा घूम रहा था। और जो 200 करोड़ रुपए हैं उनमें से 143 करोड़ रुपए जो सेबी का आर्गुमेंट ये है कि ये घूमता रहा पैसा, इसके सबूत सेबी ने पाए हैं। हालांकि इन्वेस्टिगेशन अभी कंक्लूड नहीं हुई है और साथ ही साथ ये भी कोर्ट से गुहार की कि जो इंटरिम स्टे की मांग है उसको ना सुना जाए। अब देखना ये होगा कि जो ट्यूसडे को हियरिंग है उसमें किस तरीके के आर्गुमेंट होते हैं और क्या जज फाइनल फैसला देते हैं या नहीं।
शुक्रिया अंकुर इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। बायजूस ने इस साल के अंत तक FY 22 और 23 की ऑडिट रिपोर्ट जारी करने का वादा किया है। बायजूस ने अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल के बारे में निवेशकों को जानकारी दी है। पूरी खबर दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग जोशी। अनुराग, काफी डिले के बाद अब किस तरह के प्रॉमिसेस सामने आए हैं? एडटेक फर्म बायजूस ने अपने निवेशकों को अपने FY 22 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को रिलीज़ करने की एक समय सीमा का ऐलान कर दिया है। सूत्रों ने ET Now स्वदेश को बताया कि शनिवार को बायजूस के जो टॉप मैनेजमेंट है, जो उनके संस्थापक बैजू रविंद्रन हैं और उनके जो कंपनी के CFO हैं, उनके निवेशकों के साथ एक बातचीत हुई जिसमें बैजू ने ये ऐलान किया कि सितंबर तक FY 22 और दिसंबर तक FY 23 के रिजल्ट्स की घोषणा कर दी जाएगी। अभी ये डेवलपमेंट पिछले हफ्ते हुए कुछ सरगर्मियों के बाद आया है, जबकि बायजूस के बोर्ड में 3 डायरेक्टर्स जो कि 3 निवेशकों को रिप्रेजेंट करते थे, उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया है। और ET Now स्वदेश को सूत्रों ने ये बताया है कि एक अहम कारण इस त्यागपत्र का यह था कि FY 22 के रिजल्ट्स को रिलीज़ करने में बहुत ही विलम्ब हो रहा था, जिसके चलते उन्होंने ये त्यागपत्र दिया। हम आपको ये भी बता दें कि पिछले ही हफ्ते डेलॉयट हास्किंस सेल्स, जो कि बायजूस के FY 22 को ऑडिट करने वाले ऑडिटर थे, उन्होंने भी अपना त्यागपत्र दे दिया है और उनके बदले में बायजूस ने BDO को FY 22 के रिजल्ट्स को ऑडिट करने के लिए एक ऑडिटर नियुक्त किया है। शुक्रिया अनुराग इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। बजाज ऑटो की बुलेट को चुनौती देने की तैयारी है। जी हां, 27 जुलाई को ट्रंप के करार के साथ पहली बाइक लॉन्च होने वाली है। बजाज का दांव क्यों है अहम? डिटेल के साथ मौजूद है सृष्टि। जानना चाहेंगे ट्रंप कितना खास होगा, क्या तैयारी? जी हाँ, मिड साइज बाइक सेगमेंट पर है बजाज ऑटो की नज़र, जहाँ पे जितनी भी महंगी बाइक्स अब आ रही हैं उनमें कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर्स हैं उनका रुझान बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। और अब बजाज ऑटो उसी सेगमेंट में एक बड़ा तरीके से एंट्री लेने की तैयारी कर चुका है, जहाँ पे 6 साल की पार्टनरशिप के बाद, जो कि बजाज ऑटो और ट्रायम्फ के बीच में थी, पहली बाइक लॉन्च करने जा रहे हैं, जहाँ पे लंदन में ये 2 बाइक्स की अनवीलिंग करेंगे। ये दोनों ही पार्टनरशिप ने मिलकर ये बाइक बनाई है, जहां पे लंदन में इसका एक ग्लोबल लॉन्च होगा और भारत में 5 जुलाई को ये बाइक का लॉन्च करने वाले हैं, जहां पे कंपनी 2 पर्टिकुलर बाइक, रोडस्टर और स्क्रैम्बलर, ये मोटरसाइकिल्स को अनवील करने वाली है। और अगर आप देखेंगे ये पर्टिकुलर बाइक की कुछ खासियत, जो कि 350 to 400 सीसी के बीच में ये बाइक आती है, जो कि हैवी बाइक्स में मानी जाती है। और साथ ही साथ इसके अलावा इसकी जो कीमत है वो करीब 2.5 लाख से करीब 2.25 लाख के आसपास बताई जा रही है। अब काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि किस तरीके की प्राइसिंग करती है बजाज ऑटो, क्योंकि ये जो पूरा सेगमेंट जो हम बात कर रहे हैं 250 सीसी से ऊपर वाली बाइक्स का, यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की बुलेट कह लीजिए या फिर रॉयल एनफील्ड की जो अन्य बाइक्स हैं उनका डोमिनेंस है। 90% से ज़्यादा मार्केट शेयर रॉयल एनफील्ड ही होल्ड करता है, जो कि है आयशर मोटर्स। और इसके अलावा अगर हम ये सेगमेंट को देखें तो जहाँ पे 6% पूरी मोटरसाइकिल में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन था, FY 21 में ही FY 23 में जाके 8% बढ़ गया है, जो कि आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके अब कंज्यूमर्स का भी रुझान इसमें आ रहा है। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि प्राइसिंग किस तरीके की होती है, क्योंकि आप कंपेटिटर्स को देखें तो रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350, हंटर, साथ ही होंडा, YSD, हार्ली डेविडसन जो अभी लॉन्च होने वाली है, ये सभी कंपेटिटर्स होंगे। क्या कुछ प्राइसिंग की जाती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। कितने डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, क्योंकि फिलहाल जो है 10 से 12 सिटीज़ में ही बजाज ऑटो ट्रायम्फ की डीलरशिप होल्ड करती है, तो उसके क्या एक्सपेंशन प्लान्स हैं, ये सारी चीज़ों पे ज़रूर नज़र रहेगी। पर जी हाँ, बड़ी तैयारी बजाज ऑटो की तरफ से और ये पर्टिकुलर लॉन्च पे खासी नज़र हमारी बनी रहेगी। शुक्रिया सृष्टि इस पूरी जानकारी के लिए। इधर कमर्शियल व्हीकल स्पेस में महिंद्रा एंड महिंद्रा और अशोक लेलैंड से मिल रही चुनौतियों को देखते हुए टाटा मोटर्स ट्रक और बस की सेल्स को बढ़ाने के लिए अपनी कमर कस चुका है। ग्राहकों को जोड़ने के लिए कंपनी डिजिटल मार्केटिंग पर भी फोकस करेगी। इस खबर पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी। सुमित, अब बस और ट्रक की तैयारी है टाटा मोटर्स की।
टाटा मोटर्स की पिछले साल कमर्शियल व्हीकल बिक्री काफ़ी अच्छी रही, पर पिछले 2 महीने में कमर्शियल व्हीकल की बिक्री में यानी कि ट्रक और बस की बिक्री में कमी आई है। इसको चलते कंपटीशन भी बढ़ रहा है और सबको देखते हुए टाटा मोटर्स अब एक तरीके से फिर से तैयार हो रहा है कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में अपनी बढ़त जो है सेल्स बढ़त बढ़ाने के लिए। इसके लिए पहले 4 यूनिट थे और अब 3 यूनिट किए गए हैं। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल डिवीजन में पहले थे 4 के बदले अभी 3 ट्रक्स, बस और स्मॉल कमर्शियल व्हीकल डिवीजन पे है। आगे जाकर डिजिटल फुटप्रिंट यानी डिजिटल वे में भी टाटा मोटर्स काफ़ी काम करेगा। ये एक और तरीका होगा ग्राहकों से जुड़ने का। इसी के साथ टाटा मोटर्स इंजन पावर ट्रेन में भी ज़्यादा काम कर रहा है। अभी एक एग्जीक्यूटिव हायर किए गए हैं बेंज जर्मनी से जो इसकी देखरेख करेंगे। पिछले साल सब मिला के देखें तो मैकेंजी ने एक रिपोर्ट फाइल की थी, उसमें बताया गया था कैसे टाटा मोटर्स सुधार करेगी कमर्शियल व्हीकल डिवीजन का, और इस रिपोर्ट के चलते काफ़ी बदलाव किए गए हैं। सो उम्मीद है आगे जाकर कुल मिलाकर जो मुनाफा है टाटा मोटर्स की कमर्शियल व्हीकल डिवीजन से काफ़ी सुधरेगा। शुक्रिया सुमित इस पूरी जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ते बात कर लेते हैं मानसून की। तो मुंबई में देरी से आए मानसून ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। मुंबई समेत महाराष्ट्र में शनिवार से ही भारी बारिश हो रही है। बारिश से एक तरफ किसानों में खुशी है, लेकिन मुंबई में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भरने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बारिश की वजह से मुंबई में 4 जगहों पर मकान ढहने की खबर सामने आई। घाटकोपर, ठाणे, मुंब्रा इलाके में बारिश से मकान और दीवार गिर गई। इससे अब तक 4 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मॉनसून ने दस्तक तो दी, लेकिन दस्तक के साथ ये बारिश जो है वो आफत भी लेकर आई है। और इधर देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून ने दस्तक तो दे दी है। पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ इलाके अब भारी बारिश की चपेट में हैं। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भी लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से हुए भूस्खलन और मलबा गिरने से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यातायात ठप हो गया है, जबकि पुंछ को घाटी से जोड़ने वाला मुगल रोड भी बंद हो गया है। इलाके में भारी बारिश को देखते हुए ट्रैफिक विभाग ने लोगों को फिलहाल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर नहीं करने की सलाह दी है। 9 बजे कानवाई रोक दी। 9 बजे से हम खड़े हैं रात के 200-250-300 के करीब इधर ट्रक के खड़े हैं। हमारी यही मांग है गवर्नमेंट से कि हमारे को यहाँ से छोड़ा जाए। हमारा बड़ा दिन है, ईद आने वाली है। और वहीं भारी बारिश की वजह से हिमाचल के मंडी में भी लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई हैं। चंडीगढ़ मनाली हाईवे में लैंडस्लाइड की वजह से कई गाड़ियां फंस गई हैं। मलबे को हटाने का काम चल रहा है। लैंडस्लाइड हुई है रात को 12 बजे, तो 12 से अब आप लगा लीजिए 10-11 तो अभी बच चुके हैं। लगभग 10 घंटे हो चुके हैं। प्रशासन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से उनको भी सोचना चाहिए कि सीजन है तो बहुत जल्दी इनको रिमूव करवा देना चाहिए जो भी यहाँ प्रॉब्लम हुई है। आप देखिए लगभग 6 से 7 किलोमीटर का यहाँ पे जाम लगा हुआ है। ना इधर जा सकते ना कहीं पे जा सकते, बच्चे साथ हैं, ना खाने का है, कुछ भी नहीं है यहाँ। रात भर यहीं थे और सुबह जाके जब हमने आके देखा 7 मील के पास तो वहाँ बड़े बड़े पत्थर आए हुए हैं और प्रशासन की तरफ से अभी भी कोई भी जेसीबी नहीं लगी हुई है कि रात को क्लियर कर सके। और यहाँ काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हैं जो अभी तक रोड क्लियर होने का इंतज़ार कर रहे हैं। रात में हमने होटल ले लिया था, मॉर्निंग में थोड़ा सा पता लगा कि ओपन हो गया है तो हम लोग निकल गए थे, लेकिन अभी तो फिर बट वो आके फिर जाम में ही फंसे हुए हैं। अभी कोई अपडेट नहीं है, मतलब कितना लंबा ट्रैफिक है वो कुछ अपडेट नहीं है अभी तो। मतलब 4 घंटे से ऑलमोस्ट यहीं पर रुके हुए हैं, यही तो सेम अपडेट है। इसी के साथ स्वदेश आर की खबरों में फिलहाल इतना ही। टीना स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।